हेलो दोस्तों। तो हम लोगों का वॉकिंग डेड का सफर सीजन 5 तक आ पहुंचा है। सीजन 5 में भी 16 एपिसोड हैं और इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये सीजन 5 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें होंगे एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें गैरेथ और टर्मिनस के कुछ रेजिडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन कार के अंदर बंद थे। कुछ लुटेरे टर्मिनस के रेजिडेंट को बाहर ले जाकर टॉर्चर करते हैं और उनके साथ रेप करते हैं। एलेक्स कहता जा रहा था कि उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया था जिसके कारण वो सभी इजीली लुटेरों का निशाना बन गए थे। गैरेथ कहता है कि वो सभी अच्छे आदमी थे और सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स गैरेथ से पूछता है कि वो अब क्या है। इसका गैरेथ के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रह जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। डैरिल मैगी को इन्फॉर्म करता है कि बेथ अभी भी जिंदा है लेकिन उसे किन्हीं अनजान लोगों ने किडनैप कर लिया था। रिक ने सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ कंटेनर के अंदर के स्क्रैप्स और अपने क्लोथ्स को यूज करके कुछ वेपन्स बना लिए थे ताकि वो आने वाले लोगों से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। लेकिन तभी उन लोगों के बीच में एक टीयर गैस का गोला फट जाता है और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है। रिक, डैरिल, ग्लैन और बॉब को एक ह्यूमन स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है। वहाँ पर पहले से कई लोग मौजूद थे। रिक वहाँ पर सैम को पहचान जाता है जिससे वो कैरोल के साथ एक अनजान जगह पर मिला था और उसने उसे अपनी घड़ी दी थी। टर्मिनस के रेसिडेंट्स एक एक करके सबका गला काटना शुरू कर देते हैं। उन लोगों का ब्लड वहीं पर रखे हुए एक पॉट से बहता जा रहा था। जैसे ही ग्लैन की बारी आती है, गैरेथ अचानक ही मारने वाले को रोकता है और वो रिक से उसके टर्मिनस के बाहर छिपाए गए बैग के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। रिक पहले तो गैरेथ को जवाब देने से मना कर देता है लेकिन गैरेथ रिक को धमकाता है कि वो बॉब की आंख निकाल देगा। तब रिक उसे अपने छिपाए गए बैग के बारे में सब कुछ बता देता है कि उस बैग में उसने वेपन्स छिपाकर रखे हुए थे। साथ ही साथ रिक गैरेथ को ये भी क्लियर करता है कि वो उन वेपन्स का यूज करके गैरेथ को मार डालेगा। बुचर एक बार फिर से ग्लैन को मारने ही वाला होता है, तभी उन्हें बाहर से आने वाले कुछ गन शॉट्स की आवाज के साथ साथ एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाज भी सुनाई देती है। उसी दिन के कुछ समय पहले की बात थी। कैरोल और टायरिस जुडिथ को लेकर सेंचुरी की ओर बढ़ते जा रहे थे, तभी उन लोगों को बहुत सारे गन फायर्स की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि गन फायर्स की आवाज सुनकर वॉकर्स का पूरा झुंड टर्मिनस की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। कैरोल और टायरिस तभी एक कैबिन के पास पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात टर्मिनस के ही एक रेजिडेंट मार्टिन से होती है। मार्टिन उस वक्त टर्मिनस से वॉकर्स को दूर करने के लिए कुछ फायरवर्क्स तैयार कर रहा था और वो अपने ग्रुप के मेंबर्स से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। कैरोल मार्टिन के एक्सप्लोसिव्स ले लेती है और एक वॉकर को मारकर उसके गट्स को अपने कपड़ों के ऊपर लगा लेती है और वो उन वॉकर्स के झुंड में शामिल होकर टर्मिनस की ओर बढ़ने लग जाती है। इधर टायरिस जुडिथ के साथ मार्टिन को गार्ड करने के लिए उसी कैबिन में रुक जाता है। मार्टिन टायरिस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी कार बाहर खड़ी हुई है और टायरिस उस बेबी को लेकर वहां से जा सकता था। कैरोल वॉकर्स के साथ साथ टर्मिनस की पेरीमीटर फेंस तक पहुंच जाती है। वहां से वो टर्मिनस के अंदर देखती है। तब वो देखती है कि कुछ लोग रिक, डैरिल, ग्लैन और बॉब को लेकर जा रहे थे। कैरोल तुरंत ही टर्मिनस की प्रोपेन टैंक की तरफ फायर कर देती है और साथ ही साथ वो मार्टिन से लिए गए कुछ फायरवर्क्स को भी टर्मिनस की ओर लॉन्च कर देती है, जिसके कारण टर्मिनस में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिसकी आवाज रिक ने स्लॉटर हाउस में सुनी थी। वॉकर्स इन धमाकों की आवाज के साथ ही टर्मिनस के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। कैरोल भी उन लोगों के बीच में शामिल होके टर्मिनस के अंदर पहुंच जाती है। रिक सभी लोगों का ध्यान बटा हुआ देखकर अपनी सॉक्स में छिपाई गई वुडन स्टिक निकालता है और अपनी हाथ की रस्सियों को काट डालता है। वो जल्दी से जाकर डैरिल, ग्लैन और बॉब को आजाद करता है। इधर मैरी फैंस में से घुसते हुए वॉकर्स को देखकर जल्दी से मेमोरियल रूम के अंदर चली जाती है। मैगी, कार्ल, मिशॉन, शाशा और अब्राहम सभी लोगों के साथ
कंटेनर के अंदर मौजूद थे वो बाहर होने वाले एक्सप्लोजन और गन फायर्स की आवाज सुनते हैं और आपस में बात करते हैं कि बाहर क्या हो रहा होगा। वॉकर्स टर्मिनस के अंदर घुसकर टर्मिनस के रेजिडेंट्स को बाइट करना शुरू कर देते हैं और इस कारण वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। कैरोल मौके का फायदा उठाकर टर्मिनस के स्नाइपर्स को एक एक करके मारने लग जाती है। इधर रिक, डेरिल, ग्लेन और बॉब स्लॉटर हाउस को छोड़ चुके थे। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तब उन्हें कई ह्यूमन बॉडीज हुक से लटकी हुई दिखाई देती है। रिक को उन बॉडीज को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें टर्मिनस का कोई भी रेजिडेंट दिखाई दे तो वो तुरंत ही उसे गोली मारकर खत्म कर दें। रिक और उसका पूरा ग्रुप ग्लेन के कहने से एक कंटेनर को खोल देते हैं और उस कंटेनर के अंदर से एक पागल आदमी चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। सभी वॉकर्स उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। कैरोल इस बीच टर्मिनस के अंदर घुस चुकी थी। एक जगह पर कैरोल को रिक की वॉच मिल जाती है जिसे उसने सैम को दिया था। वहीं पर उसे डेरिल का क्रॉसबो भी रखा हुआ दिखाई देता है। कैरोल टर्मिनस के मेमोरियल रूम तक पहुंच जाती है। वहां पर उसका सामना मैरी से होता है। मैरी और कैरोल आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। कैरोल किसी तरह से मैरी के ऊपर काबू पा लेती है। तब मैरी कैरोल को बताती है कि सेंचुरी पहले ऐसी नहीं थी। सेंचुरी में रहने वाले लोग दूसरों की मदद किया करते थे, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ लोगों ने इतना गंदा किया कि उन्हें बस एक ही सबक याद रहा कि या तो वो कसाई बन जाते या फिर वो गाय बने रहते, और उन लोगों ने कसाई बना रहना प्रेफर किया। कैरोल को मैरी की ये बातें समझ नहीं आती और वो उसके पैरों में गोली मारकर उसे वॉकर्स के हवाले छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अगला सीन कैबिन का दिखाया जाता है जहाँ पर टायरेस कैबिन के बाहर मौजूद वॉकर्स की आवाज सुन रहा था। टायरेस का ध्यान उस ओर देखकर मार्टिन अचानक ही उठकर जुडिथ के पास चला जाता है और उसे मारने की धमकी देकर टायरेस को कैबिन के बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। टायरेस तुरंत ही कैबिन के बाहर चला जाता है। बाहर से आती हुई वॉकर्स की आवाज सुनकर मार्टिन को ऐसा लगता है कि वॉकर्स ने टायरेस को मार दिया है। मार्टिन टायरेस को चेक करने के लिए कैबिन का दरवाजा खोलता है और टायरेस तुरंत ही मार्टिन के ऊपर हमला करता है। टायरेस तुरंत ही मार्टिन को मार डालता है। अब हमें कैबिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टायरेस ने अपने हाथों से बहुत सारे वॉकर्स को मार डाला था। इधर ट्रेन कार में यूजीन सब लोगों को बताता है कि एपोकैलिप्स से पहले उसने इंजीनियर्स की और भी कई हार्मफुल डिसीज का क्योर ढूंढने में मदद की थी और उन लोगों ने अब एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो कि प्लेनेट से सभी आदमियों को खत्म कर देगा और वही सिस्टम प्लेनेट के ऊपर मौजूद सभी वॉकर्स को भी खत्म कर देगा। रिक अपने सभी साथियों के साथ कंटेनर के दरवाजे को खोलकर अपने बाकी साथियों को आजाद करवा देता है और सभी टर्मिनस के रेजिडेंट से लड़ते हुए टर्मिनस के बाहर निकल जाते हैं। रिक टर्मिनस के बाहर छिपाए गए अपने वेपन्स के बैग को निकालता है और वेपन्स सभी लोगों को देकर सबसे कहता है कि वो लोग तुरंत जाकर टर्मिनस के रेजिडेंट्स को मार डालें। मैगी रिक को कहती है कि उनकी फेंसेस पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब पूरा टर्मिनस वॉकर से भरा हुआ था, इसीलिए अब टर्मिनस के अंदर कोई भी जीवित नहीं बचेगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उन लोगों के सामने कैरोल आ जाती है। रिक कैरोल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये पूरा काम कैरोल का किया हुआ है। वो उससे इशारों में पूछता है और कैरोल इशारों में ही रिक को हाँ कह देती है। रिक कैरोल को थैंक्स कहता है। कैरोल रिक और सभी ग्रुप मेंबर्स को कैबिन तक ले जाती है। रिक और कार्ल जुडिथ को देखकर बहुत खुश होते हैं और साशा टायरेस से मिलकर बहुत खुश होती है। पूरा ग्रुप थोड़ी देर के लिए वहाँ रेस्ट करता है। टायरेस कैरोल को बताता है कि उसने मार्टिन को मार दिया था। रिक डिसाइड करता है कि अब उन लोगों को जल्दी से जल्दी टर्मिनस से दूर चले जाना चाहिए। अब्राहम रिक को अपने मिशन के बारे में बताना चाहता था, पर वो उस समय का माहौल देखकर अपनी बात को टाल देता है। पूरा ग्रुप एक बार फिर से रेल रोड ट्रैक पर आ जाता है। रिक को टर्मिनस का साइन दिखाई देता है और वो उसे मिटा देता है। रिक सेंचुरी के साइन को मॉडिफाइड करके उसके ऊपर नो सेंचुरी लिख देता है
एपिसोड के एंड में एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर सेम ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर टर्मिनस के रेजिडेंट्स बंदी थे और उन्हें लुटेरे एक एक करके टॉर्चर कर रहे थे। गैरेथ मैरी से कहता है कि वो अब चिंता ना करे, या तो वो कसाई बनेंगे और या फिर गाय। एपिसोड में रिक के टर्मिनस को छोड़ने के कई महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जब एक मास्क मैन रेल रोड ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही वो रिक के मॉडिफाइड किए गए निशान को देखकर रुक जाता है। वो मास्क पहना हुआ आदमी अपना मास्क उतारता है, तब हमें रिवील होता है कि वो मॉर्गन था। मॉर्गन थोड़ी देर सोचता है और पेड़ों पर बने हुए कुछ निशानों को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। एपिसोड की शुरुआत टर्मिनस से उड़ते हुए धुएं से होती है। रिक और उसका पूरा ग्रुप एक बार फिर से रोड के ऊपर आ चुका था। रिक तारा से बात करता है और उससे कहता है कि उसे गवर्नर की तरफ नहीं होना चाहिए था। रिक ने तारा को एक सॉफ्ट हार्टेड देखकर उस समय उससे बात की थी। वो तारा को अपने ग्रुप में रखने के लिए तैयार हो जाता है और उसे ग्लेन की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। कैरोल और टायरिस एक जगह पर वाटर बॉटल फिल कर रहे थे। कैरोल टायरिस से कैरिन और डेविड की डेथ के बारे में बात करती है। टायरिस कैरोल को कहता है कि पूरा ग्रुप उसे इसके लिए माफ कर देगा। साथ ही टायरिस कैरोल से कहता है कि वो लोग लिजी और मीका के बारे में ग्रुप के लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे। ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उन लोगों के रास्ते में एक वॉकर आ जाता है। मिशॉन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी तलवार को इस मोमेंट पे बहुत मिस करती है, जो कि टर्मिनस के रेजिडेंट्स ने उससे ले ली थी। मिशॉन उस वॉकर को अपनी गन से मार डालती है और अब्राहम मिशॉन को वॉकर को मारते देखकर सोचता है कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी वॉशिंगटन की ओर मूव कर जाना चाहिए। रात को सभी लोग जंगल में कैंप लगाते हैं। रिक एक बार फिर से कैरोल को थैंक्स कहता है। कैरोल रिक को क्लियर करती है कि उसे टायरिस को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण जुडिथ की जान बच पाई थी। कैरोल रिक को उसकी वॉच वापस लौटा देती है, जो कि उसे टर्मिनस से मिली थी। रिक कैरोल को उसकी वॉच वापस देना चाहता था, लेकिन कैरोल उसे लेने से मना कर देती है। रिक कैरोल को अपने ग्रुप को वापस ज्वाइन करने के लिए कहता है और कैरोल रिक की बात मान जाती है। कैरोल और डैरिल अभी तक की घटी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। कैरोल लिजी और मीका को याद करके डैरिल से कहती है कि वो बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करना चाहती। तभी उन्हें अपने पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कैरोल और डैरिल दोनों ही उठकर देखते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई नजर नहीं आता और कैमरे को इस एंगल में किया जाता है कि हमें कुछ छाया पास से गुजरती हुई दिखाई देती है। अगले दिन सभी एक बार फिर से जंगल में अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। डैरिल सभी लोगों के लिए जंगल से स्क्विरल्स पकड़कर लेकर आता है। डैरिल रिक को बताता है कि उसे कुछ पदचिन्हों के निशान मिले थे। ऐसा लगता था कि कोई उन्हें रात में वॉच कर रहा था। अब्राहम इस मोमेंट पे रिक को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो रिक को सजेस्ट करता है कि जब तक उन्हें कोई व्हीकल ना मिले, उन्हें नॉर्थ की डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। बॉब और साशा आपस में एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था गुड आउट ऑफ द बैड, यानी बुरी बातों में से अच्छी बातें ढूंढना। बॉब और साशा एक दूसरे को किस करते हैं और इस गेम को एंजॉय करते हैं। टायरिस बॉब और साशा को ये गेम खेलता हुआ देखकर खुश होता है। तभी इस पूरे ग्रुप को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कार्ल रिक से उस आदमी को बचाने के लिए कहता है। रिक का पूरा ग्रुप उस आवाज के डायरेक्शन की ओर जाता है और वहाँ पर उन्हें एक आदमी चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आता है, जो कि चारों ओर से वॉकर्स से घिरा हुआ था। रिक और उसका पूरा ग्रुप उन वॉकर्स को मार डालते हैं और उस आदमी को उस चट्टान से नीचे आने के लिए कहते हैं। वो आदमी रिक को अपना नाम गैब्रियल बताता है। वो बताता है कि वो एक फादर है और उसने कभी भी अपने हाथ में कोई भी वेपन नहीं उठाया था। वो बस भगवान से अपने लिए हेल्प मांग रहा था और उन्होंने रिक के रूप में उसके लिए हेल्प भेज दी थी। कार्ल गैब्रियल को कुछ नट्स खाने के लिए देता है। गैब्रियल जुडिथ को देखकर उसे प्रेज करता है। रिक के फोर्स करने पर गैब्रियल उन्हें बताता है कि वो नजदीक ही एक चर्च में रहता है और वो चर्च अभी तक वॉकर से सेफ है। रिक गैब्रियल की तलाशी लेता है और उससे वही 3 सवाल पूछता है
जो वो हर लोगों से पूछा करता था। गैब्रियल रिक को बताता है कि उसने अभी तक किसी भी वॉकर को नहीं मारा था और किसी भी आदमी को भी नहीं मारा था। वो हर रोज पाप किया करता था और अपने पापों की भगवान से माफी मांग लिया करता था। रिक का ग्रुप गैब्रियल के साथ उसके चर्च की ओर मूव करने लग जाते हैं। तब रिक गैब्रियल से पूछता है कि क्या वो रात में उन्हें वॉच कर रहा था। गैब्रियल रिक को इसका जवाब नहीं दे पाता। उसके बदले वो रिक के साथ मजाक करने लग जाता है। रिक गैब्रियल के जोक पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो पूरा ग्रुप गैब्रियल के चर्च तक पहुंच जाता है। रिक चर्च के अंदर जाकर चर्च को चेक करता है। कैरोल को वहां पर हैंड रिटन बाइबल नजर आती है। रिक चर्च को अंदर से चेक करने के बाद ग्रुप के बाकी मेंबर्स को चर्च के अंदर बुला लेता है। अब्राहम चर्च के अंदर जाने में थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन ग्लेन अब्राहम को क्लियर करता है कि रिक उन लोगों का लीडर है और उन्हें उसे फॉलो करना होगा। अब्राहम देखता है कि ग्लेन के पीछे तारा और बॉब भी चर्च के अंदर जा चुके हैं। तब अब्राहम भी चर्च के अंदर चला जाता है। रिक गैब्रियल से खाने के बारे में पूछताछ करता है। गैब्रियल रिक को बताता है कि बहुत दिन से उसके पास खाना नहीं था और उसने अपने आसपास मौजूद घरों से सभी सप्लाईज को इकट्ठा करके यूज कर लिया था। गैब्रियल रिक को बताता है कि सिर्फ एक जगह ही बची हुई है जहां पर उन्हें फूड सप्लाईज मिल सकती है, लेकिन वो जगह पूरी तरह से वॉकर से भरी हुई थी और इसी कारण गैब्रियल उस जगह के अंदर नहीं गया था। रिक के साथ फूड सप्लाई पर बॉब और साशा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि टायरिस कार्ल के साथ जुडिथ को वॉच करने के लिए वहीं रुक जाता है। रिक को गैब्रियल के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो गैब्रियल को अपने साथ फूड सप्लाई रन पर चलने के लिए कहता है। सप्लाई रन पर जाने से पहले रिक कार्ल के पास आता है और उसे वार्न करता है कि उसे गैब्रियल के ऊपर भरोसा नहीं है और हो सकता है कि उसके कुछ साथी भी हों। कार्ल को रिक के पीछे अलर्ट रहना होगा और जुडिथ की रक्षा करनी होगी। रिक को अंदर ही अंदर विश्वास है कि गैब्रियल उससे जरूर कुछ छिपा रहा था। रिक, गैब्रियल, बॉब, साशा और मिशॉन तीनों ही फूड सप्लाई के लिए गैब्रियल की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। बॉब रास्ते में लगातार रिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें अब्राहम और यूजीन के साथ वॉशिंगटन की ओर मूव करना चाहिए, जहां पर वो लोग सेफ रहेंगे और कार्ल और जुडिथ के फ्यूचर के लिए उन लोगों का वॉशिंगटन जाना बहुत ही बेहतर रहेगा। कैरोल और डेरिल एक साथ पानी की कैंस को पकड़े हुए रोड के ऊपर आ चुके थे। कैरोल डेरिल को बताना चाहती थी कि ग्रुप से अलग होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। डेरिल कैरोल को कहता है कि वो बस ये जानता है कि कैरोल ने टर्मिनस में उन लोगों की जान बचाई थी। तभी वो लोग एक खाली कार के सामने पहुंचते हैं। कैरोल उस कार को चेक करती है और देखती है कि उसकी बैटरी बहुत कम परसेंटेज बची हुई है। कैरोल उसका इमरजेंसी बटन दबा देती है और डेरिल के पूछने पर वो उसे कहती है कि अगर उन्हें किसी भी वक्त व्हीकल की जरूरत पड़ी तो उन्हें ये कार वहाँ पर रेडी मिलेगी। इधर तारा और मैगी अलग से एक सेपरेट मिशन पर गन स्टोर गए हुए थे। उन्हें वहाँ का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो दोनों समझ जाती हैं कि अब उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उन्हें अंदर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो अपनी गन का डायरेक्शन अंदर की ओर कर लेती हैं। उन्हें ग्लेन अंदर से आता हुआ दिखाई देता है। ग्लेन मैगी और तारा को बताता है कि उसे शॉप की फ्रिज के अंदर 3 साइलेंसर मिले थे और इसके अलावा वो पूरी दुकान खाली थी। इधर रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ फूड बैंक तक पहुंच चुका था। वो सभी लोग बहुत कॉशियसली अंदर घुसते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ के फ्लोर में एक बहुत बड़ा होल बना हुआ था। उन्हें वहाँ से झांकने पर दिखाई देता है कि वहाँ का बेसमेंट पूरी तरह से पानी से और वॉकर्स से भरा हुआ था और वहाँ से बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। साशा सजेस्ट करती है कि उन लोगों को मेटल रैक्स का यूज करके वॉकर्स को अपने से दूर करना चाहिए और वहाँ मौजूद फूड सप्लाईज को कलेक्ट कर लेना चाहिए। रिक साशा की इस बात से एग्री करता है और वो सभी लोग गैब्रियल को लेके उस बेसमेंट में नीचे उतर जाते हैं। वो लोग नीचे उतर के देखते हैं कि पानी बहुत ऊंचाई तक भरा हुआ था। वो लोग मेटल रैक्स को एक जगह कलेक्ट करके वॉकर्स को हटाने की कोशिश करते हैं। तभी गैब्रियल उन वॉकर में मौजूद एक लेडी को देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो लेडी गैब्रियल की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। गैब्रियल उससे बचने के लिए एक और भागने लगता है। तब रिक आकर उस लेडी वॉकर को मार डालता है। बॉब जब कुछ सप्लाईज को इकट्ठा कर रहा था तब एक वॉकर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। साशा तुरंत ही बॉब की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। वो उस वॉकर को मार डालती है और बॉब
साशा को एश्योर करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिक और उसका पूरा ग्रुप फूड स्टोर से बहुत सारी सप्लाईज को कलेक्ट कर लेता है और उसे लेकर वापस चर्च की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में गैब्रियल रिक से अपने पैनिक होने के लिए माफी मांगता है। रिक मिशॉन से पूछता है कि क्या वो अपनी तलवार कटाना को मिस कर रही थी। मिशॉन रिक को बताती है कि उसे वो तलवार आउटब्रेक के कुछ दिन बाद ही कहीं से मिल गई थी और तब से वो उसी के साथ थी। मिशॉन रिक को क्लियर करती है कि वो एंड्रिया और हर्षल के अलावा किसी को भी मिस नहीं करती है। रिक जब चर्च पहुंच जाता है तब कार्ल रिक को ले जाकर चर्च की विंडो पर बने हुए कुछ स्क्रैचेस के निशान दिखाता है। रिक को उन स्क्रैचेस के निशान को देखकर ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे लोग उस चर्च के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। कार्ल रिक का ध्यान एक दीवार पर लिखे हुए की ओर दिलाता है जहाँ पर लिखा हुआ था यू विल बर्न फॉर दिस। रिक उन वर्ड्स को देखकर सोच में पड़ जाता है। रात को रिक और ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब एक सेफ प्लेस मिल गया था और खाने के लिए उन लोगों के पास उस वक्त सफिशिएंट फूड था। अब्राहम सबको टोस्ट करता है और सभी सेलिब्रेट करते हैं। कैरोल लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो एक बार उस गाड़ी को देखने के लिए बाहर निकलती है। अब्राहम को आशा है कि यूजीन एक बार वॉशिंगटन पहुंच जाएगा और वो साइंटिस्ट को इसका क्योर बता देगा। तब पूरी दुनिया वॉकर्स से फ्री हो जाएगी और वो लोग पहले के समान एक अच्छी दुनिया में रह सकेंगे। अब्राहम रिक को एक बार फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है और रिक इस बार अब्राहम के साथ एग्री करता है। वो वॉशिंगटन चलने के लिए तैयार हो जाता है। तारा मैगी को बता देती है कि वो गवर्नर के ग्रुप के साथ थी। तारा मैगी को ये भी क्लियर करती है कि वो गवर्नर के साथ जरूर थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि गवर्नर के इरादे क्या थे और अगर वो इसके बारे में जानती तो वो कभी भी गवर्नर का साथ नहीं देती। मैगी तारा की ओर देखती है और उसे इसके लिए माफ कर देती है। मैगी तारा को कहती है कि अब वो भी उन्हीं लोगों में से एक है। रिक गैब्रियल को उसके सपोर्ट के लिए और वाइन के लिए थैंक्स कहता है लेकिन रिक गैब्रियल को वार्न करता है कि उसे लगता है कि वो कुछ छिपा रहा था और अगर इससे उसके ग्रुप को कोई भी नुकसान पहुंचा तो रिक गैब्रियल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैरोल इस बीच उस कार तक पहुंच चुकी थी। कैरोल उसके अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करती है। उस गाड़ी की आवाज से उसके पास मौजूद एक वॉकर वहां पर आ जाता है। कैरोल उस वॉकर को मार डालती है। तभी डैरिल पीछे पीछे उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही थी। डैरिल को ऐसा लगता है कि कैरोल एक बार फिर से इनके ग्रुप को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। डैरिल कैरोल को अपने साथ चर्च चलने के लिए कहता है। तभी उन लोगों को अपने पास से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। डैरिल देखता है कि वो एक ब्लैक कार थी और उसके पीछे क्रॉस का साइन बना हुआ था। डैरिल कैरोल को कहता है कि ऐसी ही एक गाड़ी बैग को किडनैप करके अपने साथ ले गई थी। डैरिल तुरंत ही उस गाड़ी की हेडलाइट को तोड़ देता है और वो दोनों उस गाड़ी में बैठकर आगे जाने वाली गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। बॉब अंदर से उठकर चर्च के बाहर आ जाता है। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान है। वो एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और जोरों से रोने लग जाता है। तभी पीछे से कोई उसके सिर के ऊपर वार करता है और बॉब उस वक्त बेहोश हो जाता है। बॉब की बेहोशी टूटती है। वो देखता है कि वो एक जगह से बंधा हुआ था और उसके पास एक कैंपफायर जल रही थी। बॉब चारों तरफ देखता है तब उसे गैरेथ और टर्मिनस के कुछ और रेजिडेंट अपने चारों ओर बैठे हुए दिखाई देते हैं। गैरेथ बॉब को बताता है कि वो लोग टर्मिनस की फायर से बच गए थे और वो लोग पहले ऐसे नहीं थे। उन्हें ऐसा कुछ लोगों ने बना दिया था। गैरेथ बॉब को क्लियर करता है कि उसके ग्रुप के लोगों ने उनके घर को पूरी तरह से जला दिया था और इसीलिए अब शिकार करने की बारी उन लोगों की है। बॉब देखता है कि उसकी लेफ्ट लेग मिसिंग है और जिसे गैरेथ और उसके साथी आग में पकाकर खा रहे थे। गैरेथ बॉब को क्लियर करता है कि उसे उन लोगों का थैंकफुल होना चाहिए कि उन लोगों ने उसे पूरा का पूरा नहीं मार डाला और सिर्फ उसके एक पार्ट को ही खाकर अभी काम चला रहे थे। एलिमेंट्री स्कूल के अंदर बहुत सारे वॉकर्स मौजूद थे जबकि गैरेथ बाहर बैठा हुआ अपने साथियों के साथ बॉब से बात कर रहा था। गैरेथ बहुत ही शांति से बॉब से बात कर रहा था लेकिन बॉब बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। गैरेथ बॉब के सामने एडमिट करता है कि उन्हीं लोगों ने ट्री के ऊपर मार्किंग बनाई थी जिससे वो इजीली टर्मिनस से आ जा सके।
अचानक ही बॉब जोरों से हंसना शुरू कर देता है। गैरेथ को बॉब का इस तरह से हंसना बहुत ही अजीब लगता है। गैरेथ का पूरा ग्रुप सोचता है कि बॉब अब पागल हो गया है। बॉब तब लोगों को अपनी शर्ट हटाकर वॉकर का बाइट किया गया निशान दिखाता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों ने उसके टेंट मीट को खाया है। गैरेथ के ग्रुप के सभी मेंबर्स उसी वक्त अपना खाया हुआ मीट थूक देते हैं। गैरेथ बॉब पर बहुत नाराज हो जाता है और वह उसे इतना जोर से मारता है कि बॉब बेहोश हो जाता है। गैरेथ सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने उस मीट को कुक कर लिया था। साशा बॉब को चर्च के अंदर न देखकर उसे ढूंढने के लिए चर्च के बाहर आ जाती है। वो वहीं पर मौजूद 2 वॉकर्स को मार डालती है। रिक और टायरिस भी बॉब को बाहर ढूंढते हैं और फिर साशा को चर्च के अंदर लेकर चले जाते हैं। साशा को ऐसा लगता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए था और गैब्रियल सबके पीछे इन्वॉल्व था। वह गैब्रियल के पास जाती है और बॉब के मिसिंग होने को लेकर उसे इंटेरोगेट करती है। रिक गैब्रियल से पूछता है कि उसने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि किसी ने चर्च की दीवार पर उसे जलाने के लिए लिख दिया था। गैब्रियल दुखी होकर रिक को बताता है कि उसने एपोकैलिप्स के शुरू के पीरियड में लोगों की चर्च में आने पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण उन्हें चर्च के बाहर मौजूद वॉकर्स ने मार डाला था। गैब्रियल रिक को आगे कहता है कि गॉड ने रिक और उसके पूरे ग्रुप को गैब्रियल को पनिश करने के लिए भेजा था। रिक गैब्रियल की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी उन्हें बाहर सीटी बजने की आवाजें सुनाई देती है। ग्लैन रिक को आकर बताता है कि बाहर घास पर कोई पड़ा हुआ था। रिक का ग्रुप बाहर जाकर देखता है तो उन्हें घास पर बॉब पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो लोग उसे वॉकर्स के आने से पहले अंदर लेकर आ जाते हैं। टर्मिनस के रेजिडेंट पेड़ों के पीछे से उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। रिक भी गुस्से में उनके ऊपर फायरिंग करता है। जब वो अंदर आने के लिए मुड़ता है तब उसे चर्च की साइड में खून से लिखा हुआ ए दिखाई देता है। ए का मतलब था कि अब वह लोग उस चर्च के अंदर एक कैदी के समान थे जब तक कि उन्हें गैरेथ मार नहीं देता। चर्च के अंदर बॉब को होश आता है और वह गैरेथ और दूसरे टर्मिनस सर्वाइवर्स के बारे में अपने ग्रुप के लोगों को बताता है। वो उन्हें अपने कटे हुए पैर के बारे में भी बताता है। रिक के पूछने पर बॉब उसे उन लोगों की जगह डिस्क्राइब कर देता है। साशा रुशिता से बॉब को देने के लिए पेन किलर्स मांगती है। उस वक्त बॉब पूरे ग्रुप को अपने वॉकर्स के द्वारा बाइट किए जाने के बारे में बता देता है। सभी जानते थे कि अब बॉब के पास बहुत कम समय बचा हुआ था। गैब्रियल के कहने पर बॉब को उसके ऑफिस में उसके सोफे पर लिटा दिया जाता है। साशा बॉब की देखभाल करती है। रिक गैब्रियल से पूछता है कि क्या उसे ऐसी जगह के बारे में पता है जिस जगह के बारे में बॉब बातें कर रहा था। गैब्रियल पहले तो जवाब देने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर रिक को बताता है कि उसे वह जगह एलिमेंट्री स्कूल के समान लग रही थी, जो कि चर्च के साउथ डायरेक्शन में वॉकिंग डिस्टेंस पर था। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ आगे की प्लानिंग डिस्कस करता है। डैरिल और कैरोल अभी तक मिसिंग थे। सभी गैरेथ के ग्रुप को घेर कर शिकार करने का प्लान बनाते हैं। अब्राहम इतना सब कुछ होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो जगह यूजीन के लिए सेफ नहीं थी और उन्हें उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। रिक और अब्राहम के बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। ग्लैन उस आर्ग्यूमेंट को रुकवाता है और अब्राहम को 1.5 दिन के लिए वहाँ रुकने के लिए राजी कर लेता है। ग्लैन अब्राहम से वादा करता है कि वह मैगी और तारा को लेकर अब्राहम के साथ वॉशिंगटन चलेगा। पूरा ग्रुप अपनी जाने की तैयारी करता है। साशा बॉब के पास थी और बॉब सो रहा था। टायरिस साशा के पास आता है और उसे रिक के साथ गैरेथ से बदला लेने के लिए जाने से मना करता है। साशा टायरिस को याद दिलाती है कि जब कैरन मरी थी तब उसे कैसा लग रहा था और साशा को भी इस वक्त वैसी फीलिंग हो रही थी। टायरिस साशा से गैरेथ को माफ कर देने के लिए कहता है, लेकिन साशा टायरिस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साशा टायरिस की कोई भी बात नहीं सुनती और जाते जाते उसके हाथ में अपना चाकू पकड़ा देती है ताकि टायरिस बॉब को रीएनिमेट होने से पहले मार दे। रात के अंधेरे में रिक, मिशॉन, साशा, ग्लैन, मैगी, तारा और अब्राहम चर्च से एलिमेंट्री स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं।
जैसे ही वे लोग जंगल में जाते हैं, टर्मिनस के कई रेजिडेंट्स एक दूसरे रास्ते से चर्च तक पहुंच जाते हैं। वह सब चर्च के अंदर घुस जाते हैं। गैरेथ चिल्लाकर सभी छुपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे पता है रिक बहुत से वेपन्स के साथ और अपने ज्यादातर लोगों के साथ एलिमेंट्री स्कूल की ओर गया हुआ है। गैरेथ किसी का कोई भी रिस्पॉन्स आता हुआ न देखकर फादर गैब्रियल को जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो गैरेथ उन्हें जुडिथ के साथ वहाँ से जाने देगा। जुडिथ अचानक से रोना शुरू कर देती है और गैरेथ को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। गैरेथ और उसके सभी साथी सभी लोगों को अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आने के लिए कहते हैं और उनके बाहर न आने पर अल्बर्ट और माइक दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अल्बर्ट और माइक के सिर में गोली आकर लगती है और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर उन्हें रिक खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि उन लोगों को अपने वेपन्स नीचे रखने के लिए कह रहा था। गैरेथ अचानक ही पैनिक हो जाता है और वह ग्रुप पर अटैक करने लग जाता है। रिक गुस्से में आकर उसके हाथ की उंगली में गोली मार देता है, जिससे गैरेथ की गन और गैरेथ दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। गैरेथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर अपने साथियों को सरेंडर करने के लिए कहता है। मार्टिन के अलावा सभी लोग सरेंडर कर देते हैं। अब्राहम पीछे से आता है और मार्टिन को नील डाउन होने के लिए कहता है। गैरेथ इस मोमेंट पर रिक को बताता है कि वह लोग भी अच्छे आदमी थे। वह लोग टर्मिनस में लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन तभी उनके ग्रुप के साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत किया। तब उन लोगों ने सभी से बदला लेने की ठान ली थी। गैरेथ इस तरह रिक को कन्विंस करना चाहता था कि रिक उसे छोड़ दे और उसे जाने दे। रिक गैरेथ को कहता है कि वह बहुत खतरनाक है और उसने टर्मिनस के लोगों को खत्म करने की कसम खाई थी, और यह कहकर रिक गैरेथ को मार डालता है। रिक, मिशॉन, साशा और अब्राहम टर्मिनेंट्स के बचे हुए लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब गैब्रियल अपना दरवाजा खोलकर बाहर आता है। रिक, मिशॉन और अब्राहम अपने ग्रुप के लोगों को चेक करने लग जाते हैं। गैब्रियल वहाँ का सीन देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो मैगी और ग्लैन से कहता है कि ये एक भगवान का घर है। मैगी गैब्रियल से कहती है कि वो सिर्फ 4 दीवारों और एक छत है। अगले दिन मॉर्निंग में सभी एक एक करके बॉब को गुड बाय कहते हैं। बॉब रिक को उससे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि उसने उसे ये दिखाया है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बॉब रिक को सजेस्ट करता है कि उसे जुडिथ की खातिर वॉशिंगटन जरूर जाना चाहिए। साशा बॉब के फाइनल मोमेंट्स में उसके साथ रहती है। बॉब की डेथ हो जाती है। साशा बॉब के हेड में स्टैब नहीं कर पाती और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब टायरिस साशा से चाकू लेकर बॉब को स्टैब कर देता है। बॉब को बरी कर दिया जाता है। अब्राहम वाशिंगटन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रिक के हाथों में रोड मैप दे देता है। रिक अब्राहम से प्रॉमिस करता है कि वो डैरिल और कैरोल के लौटकर आने के बाद अपने पूरे ग्रुप के साथ वॉशिंगटन की ओर रवाना हो जाएगा। अब्राहम का ग्रुप मैगी, तारा और ग्लैन के साथ वॉशिंगटन रवाना हो जाता है। रिक टायरिस की टर्मिनस रेजिडेंट्स के लिए ग्रेव खोदने में मदद करता है। उसी रात मिशॉन चर्च के बाहर अपनी तलवार के साथ बैठी हुई थी। उसे अपनी तलवार मार्टिन के बैकपैक से मिल गई थी। गैब्रियल मिशॉन के पास आकर बैठ जाता है और उसे बताता है कि वो जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से ही सो नहीं पा रहा था। मिशॉन गैब्रियल को क्लियर करती है कि ये फीलिंग अब उसके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। तभी उन्हें अपने पास से कुछ आहट आती हुई सुनाई देती है। गैब्रियल तुरंत ही चर्च के अंदर चला जाता है। मिशॉन पास ही मौजूद झाड़ियों की ओर बढ़ती है। तभी वहाँ से उसे डैरिल आता हुआ दिखाई देता है। मिशॉन डैरिल के साथ कैरोल को न देखकर उससे उसके बारे में पूछती है। डैरिल मिशॉन की ओर देखते हुए अपने पीछे से किसी को सामने आने के लिए कहता है। एपिसोड की शुरुआत बेथ से होती है, जिसकी अभी अभी बेहोशी टूटी है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है और उसके गाल पर कुछ टाके लगे हुए हैं। बेथ उठकर खिड़की तक आती है और वो देखती है कि वो इस वक्त अटलांटा में है। बेथ तुरंत ही दरवाजे पर जाकर उसे नॉक करने लग जाती है। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है। एक डॉक्टर स्टीवन एडवर्ड्स और एक फीमेल कॉप डॉन लर्नर उस रूम के अंदर आते हैं और बेथ को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो दोनों बेथ को बताते हैं कि बेथ इस वक्त ग्रैडी मेमोरियल हॉस्पिटल में है, जो कि अटलांटा में है।
वो लोग बैथ को ये भी बताते हैं कि बैथ उन्हें रोड पर पड़ी हुई मिली थी। उस वक्त उसकी रिस्ट टूटी हुई थी और वो अकेली थी। डॉन बैथ को क्लियर करती है कि उन लोगों ने बैथ की जान बचाई है, इसीलिए अब बैथ को उन लोगों के लिए काम करना होगा। बैथ डॉक्टर स्टीवन को असिस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। बैथ डॉक्टर स्टीवन के साथ राउंड पर जाती है। वो दोनों एक पेशेंट के रूम में पहुंचते हैं जो कि हॉस्पिटल के लोगों को ब्रिज के नीचे मिला था। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। डॉक्टर स्टीवन उसके ब्रेन में स्टैब करके उसे मार डालते हैं। डॉक्टर स्टीवन बैथ को बताते हैं कि उन लोगों के पास मेडिकल रिसोर्सेज बहुत ही सीमित हैं और इसीलिए जब उन्हें लगता है कि कोई भी पेशेंट बच नहीं पाएगा तब वो लोग उसे मार डालते हैं। डॉक्टर स्टीवन बैथ की मदद से उस बॉडी को एलिवेटर शाफ्ट से नीचे धकेल देते हैं। वो बैथ को बताते हैं कि बॉडी के ठंडा होने से पहले ही उसे नीचे फेंक देना ज्यादा बेहतर होगा, जहां पर वर्कर्स उसे संभाल लेंगे। बैथ ईटिंग एरिया से अपने लिए फूड लेने के लिए जाती है। तब वहां पर उसकी मुलाकात गॉरमैन से होती है। गॉरमैन बैथ को बताता है कि वही उसे ग्रेडी हॉस्पिटल में लेकर आया था। बैथ जब खाना ले रही होती है तब गॉरमैन बैथ को क्लियर करता है कि वो जितना खाना लेगी उसे उसका बिल पे करना पड़ेगा। बैथ इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और डॉक्टर एडवर्ड के लिए खाना उठाकर वो सीधा डॉक्टर एडवर्ड के ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। रास्ते में उसे डॉन की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने लॉन्ड्री मैन नोह को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। डॉक्टर स्टीवन बैथ को थोड़ा परेशान देखते हैं। वो अपना खाना उसके साथ शेयर करते हैं और उसे काम करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट ग्रेविन ट्रेवेट आता है जो कि सेकंड फ्लोर की विंडो से नीचे गिर गया था। जो ऑफिसर गेविन को लेकर आया था वो ऑफिसर डॉन के कान में धीरे से कुछ कहता है। डॉन डॉक्टर स्टीवन से उस आदमी को ठीक करने के लिए कहती है। डॉक्टर स्टीवन डॉन को बताते हैं कि वो आदमी बहुत बुरी तरह से घायल है और उसको इंटरनल इंजरीज हुई हैं, इसीलिए उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन डॉन स्टीवन से इंसिस्ट करती है कि वो उसका इलाज जारी रखे। डॉक्टर स्टीवन एक बार फिर डॉन को समझाने की कोशिश करता है। तब डॉन गुस्से में आकर वहीं खड़ी हुई बैथ के गाल पर एक जोर से तमाचा मार देती है, जिसके कारण बैथ के स्टिचेस एक बार फिर से खुल जाते हैं। डॉन वहां से जाते जाते डॉक्टर स्टीवन को वार्निंग देती है और उस आदमी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कहती है। डॉक्टर स्टीवन बैथ के दोबारा स्टिचेस लगा देते हैं और उसे चेंज करने के लिए कहकर बाहर निकल जाते हैं। बैथ को अपने प्रेस किए गए कपड़ों में से एक लॉलीपॉप मिलती है जिसे देखकर बैथ बहुत खुश हो जाती है। एक औरत जॉन रेडी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी और उसे कुछ वॉकर्स ने बाइट कर लिया था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में पकड़कर लाया जाता है और उसकी बाह को काटने के लिए बैथ और डॉक्टर स्टीवन को बुलाया जाता है। बैथ जॉन की बाह को पकड़ने का काम करती है और डॉक्टर स्टीवन जॉन के हाथ को काट डालते हैं। जॉन लगातार ही उन्हें अपोज करने की कोशिश कर रही थी। बैथ अपने खून से सने हुए कपड़े लेकर लॉन्ड्री में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात नोह से होती है। बैथ जॉन के भागने से बहुत ज्यादा आश्चर्य में थी। वो नोह से डिस्कस करती है कि जॉन को भागने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वो यहाँ के बिल्स पे करके नॉर्मली भी जा सकती थी। नोह बैथ को बताता है कि ग्रेडी हॉस्पिटल के लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि बहुत वीक रहते हैं और वो लोग पलटकर उन लोगों के ऊपर वार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यहाँ पर काम करने वाले लोग चाहिए। वो उन लोगों को पकड़ते हैं और उन लोगों को मजबूर करते हैं कि वो लोग यहाँ पर तब तक काम करें जब तक कि वो अपने बिल्स पे ना कर दें। नोह बैथ को बताता है कि वो वर्जीनिया को बिलोंग करता था और वो जब अपने फादर के साथ था तब ग्रेडी हॉस्पिटल के लोगों ने उसके फादर की जगह उसे बचाना ज्यादा कंफर्टेबल समझा क्योंकि उन्हें वो वीक लगा था। अगले सीन में डॉन को दिखाया जाता है जो कि बैथ के लिए खाना लेकर आती है। डॉन बैथ से कुछ खा लेने को इंसिस्ट करती है। बैथ डॉन से क्लियर करती है कि वो ज्यादा दिन तक उस हॉस्पिटल में नहीं रुकेगी और वहाँ से चली जाएगी। डॉन चाहती थी कि बैथ वहाँ पर रुके, वो उसे फोर्स करने लग जाती है। डॉन उसे इंसिस्ट करती है कि बाहर की दुनिया अभी उन लोगों के लिए सेफ नहीं है और उन लोगों का हॉस्पिटल में रुकना ही ज्यादा बेहतर होगा। बैथ डॉन के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसके लाए हुए खाने को खा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने डिसीजन पर अडिग है।
वो उसे बदलना नहीं चाहती। अगले सीन में बेथ जॉन के रूम को क्लीन करती हुई दिखाई जाती है। जॉन की बेहोशी टूट चुकी थी। बेथ के पूछने पर जॉन उसे अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। बेथ अपने रूम में वापस आती है और अपने मैट्रेसेस के नीचे लॉलीपॉप को ढूंढने लगती है। तभी पीछे से गॉरमैन उसे आवाज देता है। गॉरमैन के हाथों में बेथ की लॉलीपॉप थी, वो उसे चबा रहा था। गॉरमैन तुरंत ही अपने मुंह से निकालकर बेथ को लॉलीपॉप खिलाने लग जाता है। बेथ के बहुत मना करने पर वो फोर्सफुली उसे लॉलीपॉप खाने के लिए मजबूर करता है। उसी वक्त डॉक्टर स्टीवन अंदर आ जाता है और वो गॉरमैन को ये सब करने के लिए टोकता है। गॉरमैन डॉक्टर स्टीवन को चैलेंज करता है और उसे बताता है कि जॉन भी उसके अंडर में थी और उसके साथ क्या क्या हुआ सब देख चुके हैं। वो डॉक्टर स्टीवन को कहता है कि वो अपनी मोनोपोली यहाँ पर न चलाए, क्योंकि डॉन के साथ साथ गॉरमैन भी यहाँ का इंचार्ज है और वो उसे कभी भी बाहर निकाल सकता है। गॉरमैन के वहाँ से जाने के बाद बेथ डॉक्टर स्टीवन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। डॉक्टर स्टीवन तुरंत ही बेथ को ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाता है और वहाँ के दरवाजे को वो लोहे की स्टिक से खड़खड़ाता है। तभी बाहर मौजूद बहुत सारे वॉकर्स उन आवाजों को सुनकर उनकी ओर आ जाते हैं। डॉक्टर स्टीवन बेथ को क्लियर करता है कि यहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। डॉक्टर स्टीवन बेथ को ग्रैडी हॉस्पिटल की छत पर लेकर आता है। स्टीवन बेथ को बताता है कि जब एपोकैलिप्स शुरू हुआ था तभी से ग्रैडी हॉस्पिटल के लोग लोगों को इकट्ठा करते थे और तब यहाँ का इंचार्ज एक आदमी हैंसन था। हैंसन बहुत ही बुरा आदमी था और उसने कई लोगों को मार दिया था। स्टीवन बेथ को आगे बताता है कि डॉन ने हैंसन को मारकर यहाँ का चार्ज अपने हाथों में ले लिया और कई लोगों की जान बचाई थी। डॉक्टर स्टीवन बेथ को क्लियर करता है कि ग्रैडी हॉस्पिटल के अंदर रहना बाहर रहने से ज्यादा सेफ है। डॉक्टर स्टीवन उसी वक्त बेथ को जाकर मिस्टर ट्रेविट को चेक करने के लिए कहते हैं और उसे क्लोजापाइन का एक इंजेक्शन लगा देने के लिए कहते हैं। बेथ तुरंत ही मिस्टर ट्रेविट के रूम में जाती है और उन्हें इंजेक्शन दे देती है। नो तभी उस कमरे में बेथ को देखकर आ जाता है। मिस्टर ट्रेविट को उसी वक्त सीजर आ जाता है और वो उसी हालत में मर जाते हैं। डॉन तुरंत ही ट्रेविट के पास आती है और उसके हेड में स्टैब करके उसे मार डालती है। डॉन उस बॉडी को क्लियर करने के लिए कहती है। डॉन बेथ और नोह से जानना चाहती थी कि वहाँ पर क्या हुआ था। नोह डॉन को बताता है कि उससे गलती से वेंटिलेटर का स्विच अनप्लग हो गया था। डॉन अपने एक ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो नोह को उसके ऑफिस में ले जाए। बेथ को अभी तक की कोई भी सिचुएशन समझ नहीं आई थी। वो तुरंत ही डॉक्टर स्टीवन के पास जाती है और उनसे अपनी बात कहने की कोशिश करती है। तब उसे बीच में ही रोककर डॉक्टर स्टीवन उससे पूछते हैं कि क्या उसने मिस्टर ट्रेविट को क्लोनाज़ेपाम इंजेक्ट किया था। बेथ इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसी वक्त उसे नोह के पीटे जाने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर स्टीवन बेथ को क्लियर करता है कि उसने गलत मेडिसिन मिस्टर ट्रेविट को दे दी थी, जिसके ओवरडोज के कारण उन्हें सीजर आ गया और उनकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में डॉन को दिखाते हैं जो कि बेथ के रूम में आती है। उसे पता चल चुका था कि बेथ के गलत इंजेक्शन देने के कारण मिस्टर ट्रेविट की डेथ हुई थी और नोह ने उससे झूठ कहा था। डॉन बेथ को बताती है कि उसे पता था कि नोह झूठ बोल रहा है और इसीलिए उसने उसे मारा था। डॉन बेथ को कहती है कि उसने उसकी कलाई पर बने हुए स्कार को देख लिया था। इसका मतलब था कि बेथ ने एक बार पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी और बेथ उसकी नजरों में बहुत ज्यादा कमजोर थी और वो इन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती थी। डॉन बेथ को क्लियर करती है कि उसके यहाँ काम करने वाले लोग उनके ऑफिसर्स को खुश रखा करते हैं, जिससे उसके ऑफिसर्स बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकें। बेथ नोह को देखने के लिए उसके पास जाती है। वो देखती है कि नोह के बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। नोह बेथ को बताता है कि मिस्टर ट्रेविट डॉन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे और वो उन्हें किसी भी हालत में जिंदा रखना चाहती थी। बेथ नोह को कहती है कि वो दोनों मिलकर ग्रैडी हॉस्पिटल को एक साथ छोड़ देते हैं। वो दोनों मिलकर बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। नोह बेथ से कहता है कि वो डॉन के ऑफिस के अंदर जाकर एलिवेटर की लेकर आ जाए और तब तक नोह डॉन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा। बेथ और नोह को चांस मिल जाता है। नोह डॉन का ध्यान एक तरफ लगा देता है। इस बीच बेथ डॉन के ऑफिस के अंदर घुस जाती है और उसकी ड्रॉअर्स को एक एक करके खोलती है। उसे एक ड्रॉअर में एक मिस्टर ट्रेविट का वॉलेट मिलता है, जिसके पीछे सेंट इग्नेटियस हॉस्पिटल का आईडी लगा हुआ था।
बेथ इधर उधर देखती है, तब उसे जमीन पे पड़ी हुई जॉन की बॉडी दिखाई देती है। जॉन ने अपने कटे हुए हाथ के वुंड को खोल लिया था और एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। जॉन ने मरते मरते फर्श पर अपने खून से फक यू लिख दिया था। उसने ये मैसेज गॉरमैन के लिए छोड़ा था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। बेथ जॉन की बॉडी को इग्नोर करती है और एलिवेटर की चाबी को ड्रॉर में से निकाल लेती है। जैसे ही बेथ डॉन के ऑफिस से निकलने वाली होती है, वहाँ पर गॉरमैन आ जाता है और बेथ के हाथ में चाबी देख लेता है। गॉरमैन आगे बढ़कर बेथ को ब्लैकमेल करने लग जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लग जाता है। बेथ तुरंत ही जॉन की ओर देखती है, जो कि रिएनिमेट होने वाली थी। बेथ गॉरमैन के साथ होने का दिखावा करती है और तुरंत ही लॉलीपॉप का जार उठाकर गॉरमैन के सिर पे मार देती है। गॉरमैन तुरंत ही जॉन के ऊपर गिर जाता है। जॉन तब तक रिएनिमेट हो चुकी थी। वो गॉरमैन को पकड़कर उसे बाइट कर लेती है। बेथ तुरंत ही गॉरमैन की गन उठाकर बाहर की ओर भाग लेती है। बेथ को बाहर हॉलवे में डॉन दिखाई देती है। बेथ उसे बताती है कि गॉरमैन और जॉन डॉन को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस में गए थे। नोह और बेथ एलिवेटर शॉप तक पहुंच चुके थे और उन्हें डॉन के ऑफिस से आती हुई चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। नोह ने बहुत सारी शीट्स को यूज करके एक लंबी रस्सी बना ली थी। वो उसे एलिवेटर शॉप से नीचे लटका देता है। सबसे पहले बेथ नीचे उतरती है और उसके पीछे पीछे नोह भी नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते वक्त नोह के पैर में चोट लग जाती है और वो थोड़ा सा लंगड़ाने लगता है। बेथ और नोह दोनों ही मिलकर उस जगह से बाहर निकलते हैं। नोह और बेथ जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे वॉकर्स उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। बेथ उन वॉकर्स का सामना करने लग जाती है। इधर नोह एक गेट से बाहर निकल जाता है। बेथ क्योंकि अपने सामने वाले वॉकर्स को मार रही थी, उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई थी। उसे ऑफिसर ओ'डॉनेल पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पीछे बांधकर उसे जमीन पर नीचे गिरा देते हैं। गिरते गिरते बेथ नोह को वहां से भागते हुए देखती है और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बेथ को डॉन के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ पर गॉरमैन की बॉडी फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई थी। डॉन बेथ से वहाँ सब हो रही बातों के बारे में जानना चाहती थी। बेथ डॉन को बताती है कि उसे सेल्फ डिफेंस में गॉरमैन को मारना पड़ा। बेथ डॉन से कहती है कि वो अपने सामने ये सब चीजें होते हुए देख रही थी। डॉन बेथ को क्लियर करती है कि उसे ऐसा करना पड़ता है। बेथ डॉन को कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है उसका कोई भी यूज नहीं है। सभी लोगों को एक दिन मर जाना है और यहाँ जो कुछ होने वाला है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। डॉन नीचे पड़ी हुई हैंसन की फोटो को देखती है और जोरों से चिल्लाकर बेथ को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। अगले सीन में डॉक्टर स्टीवन को दिखाया जाता है, जो कि बेथ के वुंड्स को एग्जामिन कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर स्टीवन वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, बेथ उन्हें पूछती है कि वो कैसे जानता था कि ट्रेविट एक डॉक्टर था। बेथ डॉक्टर स्टीवन से जानना चाहती थी कि उन्होंने डॉक्टर ट्रेविट को क्यों मार डाला और बेथ को उन्हें गलत मेडिसिन देने के लिए क्यों कहा था। डॉक्टर स्टीवन तुरंत ही रुकते हैं। डॉक्टर स्टीवन बेथ को क्लियर करते हैं कि वो डॉक्टर ट्रेविट को बहुत पहले से जानते थे और जब उन्होंने डॉक्टर ट्रेविट को देखा तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो खुद बाहर चले जाएं या फिर डॉक्टर ट्रेविट को मार डालें, और उन्होंने उसमें से एक ऑप्शन को चूज कर लिया था क्योंकि उन्हें ग्रेडी हॉस्पिटल में रहना था। यह कहकर डॉक्टर स्टीवन उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बेथ वहीं से एक सीजर्स उठाती है और डॉक्टर स्टीवन के पीछे गुस्से में भागती जाती है। बेथ को आगे जाते जाते एक स्ट्रेचर दिखाई देता है, जिसके ऊपर कैरोल अनकॉन्शियस हालत में लेटी हुई थी। उसे देखकर बेथ वहीं पर रुक जाती है।